वेलकम ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों पर। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हम सबसे पहले उनकी उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे कि हम उनको उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। मान लीजिए कि ये हमारा राजस्थान है, ठीक है। अब अगर हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को इसमें रखते हैं तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हमें एक नज़र आता है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, इसको हम जानते ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहलाती है रेड क्लिफ, और यहाँ पर एक वर्षा रेखा निकलती है अरावली के सहारे से। 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा होती है, वो 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। तो इस रेड क्लिफ से लेकर 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा तक का जो पूरा एरिया है वो कहलाता है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। और ये वाला जो पूरा पोर्शन है इस थार मरुस्थल के सहारे, इसको हम कहते हैं अरावली। अरावली, ठीक है। और इस अरावली सहित कुछ और प्रदेशों में विस्तृत है पूर्व मैदान। और ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है आपको, ये है हमारा दक्षिण पूर्व पठार। दक्षिण पूर्व पठार, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हमें ये जानना है कि हमारा जो दक्षिण पूर्व पठार है वो और अन्य जो भूआकार हैं वो किन से निर्मित होकर बने हैं। तो थार का जो मरुस्थल है ये टेथिस सागर का अवशेष है। टेथिस सागर का अवशेष, ठीक है। और अरावली जो है ये है गोंडवाना लैंड का अवशेष। गोंडवाना लैंड का अवशेष। और हमारा जो पूर्वी मैदान है, इस पूर्वी मैदान का जो उत्तर पूर्वी पोर्शन है, ये वाला उत्तर पूर्वी पोर्शन है, ठीक है, ये बना है अपने टेथिस सागर से। टेथिस सागर से, जबकि जो शेष भाग नजर आता है पूर्वी मैदान का वो गोंडवाना लैंड का ही अवशेष है, जबकि दक्षिण पूर्व पठार है वो भी है अवशेष गोंडवाना लैंड का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन अगर आ जाए कि मान लीजिए हम राजस्थान के भूआकार नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भारत के भूआकार, तब हम भारत के भूआकारों में राजस्थान के भूआकारों को कहाँ रखेंगे, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो हम एक बार भारत के भूआकार देखेंगे और उसके बाद हम उन भूआकारों में राजस्थान के भूआकारों को रखेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे भारत का मानचित्र हो गया, मानचित्र नहीं तो चित्र तो समझिए अब, ठीक है। और इसमें ये हमारा राजस्थान, ये हमारा राजस्थान, ठीक है। अब हम भारत को भूआकारों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो भूआकार हमें नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये और ये वाला जो पोर्शन है ये बन जाता है उत्तर एवं उत्तर पूर्व हिमालय। उत्तर एवं उत्तर पूर्व हिमालय, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये वाला जो प्रदेश है, यहां तक हम लेते हैं इसको, ये वाला जो प्रदेश है ये कहलाता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा फिर उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में ये जो पूरा पोर्शन आपको नजर आता है, पूरा पोर्शन, ये है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। और फिर सागर तटीय प्रदेश ये वाला, और द्वीप समूह, इधर अंडमान निकोबार और इधर
लक्षद्वीप समूह। अब हमें ये देखना है भारत में राजस्थान कहाँ है। जब हम बात करते हैं इस थार मरुस्थल की, तो ये थार मरुस्थल नजर आता है उत्तर के विशाल मैदान का पार्ट, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर थार का मरुस्थल अवशेष है भारत के ही उत्तर के विशाल मैदान का, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम ढूंढे अरावली को, तो ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो अरावली आपको कहां नजर आती है? प्रायद्वीपीय पठार पर ही नजर आती है ना, ये ध्यान रखना। तो अरावली किसका अवशेष हुआ या किसका एक भाग है? अरावली एक भाग है प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहां पे अरावली प्रायद्वीपीय पठार में लिख रहा हूं, प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पूर्व मैदान में। तो पूर्व मैदान का जो उत्तर पूर्वी भाग है वो तो इसी हमारे उत्तर के विशाल मैदान का ही एक भाग है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये उत्तर के विशाल मैदान का एक भाग है, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, इसी का एक भाग है। और शेष जो दक्षिण पूर्व पठार हम देखते हैं वो आपको नजर आ रहा है कि भारत में प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। तो दक्षिण पूर्व जो पठार है वो हो गया हमारे प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग, प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से राजस्थान के भू आकारों को हमने जाना उनके उत्पत्ति के संदर्भ में, और फिर हमने जाना उनको भारत के संदर्भ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के भू आकारों की क्षेत्रफल के आधार पर। यदि हम थार के मरुस्थल को देखते हैं तो थार का मरुस्थल हमारे संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल का करीब 61.11% होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और करीब 40% तक जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। तो जनसंख्या का करीब 40% है और क्षेत्रफल का करीब 61.11% है। और इस आधार पर जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर ये हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा भू आकार बन जाता है। अरावली की अगर हम बात करते हैं तो अरावली करीब 9% के आसपास संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल में भागीदारी रखती है और लगभग इतनी ही प्रतिशत जनसंख्या यहाँ पर निवास भी करती है। पूर्व मैदान अगर हम देखते हैं तो पूर्वी मैदान जो कि तेथिस सागर के अवशेषों के सहित सम्मिलित है, तो करीब 23% भू आवरण ये राजस्थान के क्षेत्रफल के संदर्भ में रखता है और करीब 6.86% दक्षिण पूर्व पठार रखता है। अब देखो कुल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो भू आकार बनता है वो थार का मरुस्थल है, लेकिन अगर हम बात करते हैं जन घनत्व के आधार पर, तो जन घनत्व के आधार पर जो सबसे बड़ा भू आकार हमारे राजस्थान का बनता है वो जन घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा भू आकार कौन है? पूर्व का मैदान, ठीक है। यहाँ पे 23% क्षेत्र पर 39% जनसंख्या राजस्थान की निवास करती है। तो जन घनत्व के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा भू आकार है और यहाँ पर 61.11% भूभाग पर करीब 40% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। ये तो राजस्थान के बाई एरिया के आधार पर भू आकार हो गया। एक सीधा सीधा क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थान का सर्वाधिक भाग इसके कौन से प्रदेश में है? तो राजस्थान का सर्वाधिक भाग इसके पश्चिमी रेतीले मैदान में है। थार के मरुस्थल को हम पश्चिमी रेतीला मैदान भी कहते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में जो भू आकार हैं उनका हम विवरण करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे थार के मरुस्थल को। थार मरुस्थल अपने आप में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। एक बात याद रखिए, ये एक उष्ण मरुस्थल है और ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। ये सबसे खास बात है, ठीक है। अब हमारे राजस्थान का तो है ही सबसे बड़ा भू आकार, जबकि पूरे भारत का भी सबसे बड़ा मरुस्थल ये है। आप सोच रहे होंगे यार भारत में इकलौता यही तो मरुस्थल है। नहीं, भारत में और भी मरुस्थल हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस मरुस्थल के विस्तार की। ये हमारे पास मैप बना हुआ है। तो देखो इस मरुस्थल को अगर हम देखें
तो ओवरऑल जो हमारा मरुस्थल है, इस मरुस्थल का वास्तविक नाम मैं बता दूं, मरुस्थल को कहते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। मरुस्थल का क्या नाम है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है। अब ये विस्तृत है दो देशों में, हमारे भारत में और पाकिस्तान में। ठीक है। भारत में कहाँ कहाँ इसका विस्तार है? तो कुछ विस्तार है गुजरात में, कुछ विस्तार है पश्चिमी राजस्थान में, कुछ विस्तार है दक्षिण पश्चिम पंजाब, और कुछ विस्तार है दक्षिण पश्चिम अपना जो हरियाणा है वहाँ पे। तो दक्षिण पश्चिम पंजाब और दक्षिण पश्चिम हरियाणा में, पश्चिमी राजस्थान में और उत्तरी गुजरात में इस मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि दो देशों में हो गया। दो देश कौन कौन से हो गए? अपना भारत और पड़ोसी पाकिस्तान। भारत में इस संपूर्ण मरुस्थल का करीब 80 से 85% विस्तृत है, और पाकिस्तान में ये करीब 15 से 20% तक पाया जाता है। ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे मरुस्थल के विस्तार की, भारत में विस्तार की। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के संदर्भ में मरुस्थल किस रूप में विस्तृत है। देखो, जब हम बात करते हैं राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार की, तो मरुस्थल के विस्तार के जिले और संभागों को हम जानते हैं कि कौन कौन से जिले और कौन कौन से संभागों में हमारे थार का मरुस्थल विस्तृत है। तो थार के मरुस्थल को हम कुछ रेखाओं में निर्धारित करते हैं। यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ, और यहाँ पर एक वर्षा रेखा है, वर्षा रेखा का नाम है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो रेड क्लिफ से लेकर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक, रेड क्लिफ से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक ये जो विस्तृत भूभाग है, इसी को हम क्या कहते हैं? थार। वास्तविक नाम क्या है थार का? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो फिर ये थार क्यों कहते हैं? तो ये थार कहलाता है थारू जनजाति के कारण। थार कहलाता है थारू जनजाति के कारण। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब इसके विस्तार को हमने एक नजरिए से देखा, रेड क्लिफ से लेकर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक। अब जिले देखते हैं हम और संभाग देखते हैं। जिलों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आता है गंगानगर। ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, हम काउंट करते हैं एक बार जिलों को। 1, 2, चूरू 3, झुंझुनू 4, सीकर 5, नागौर 6, पाली 7, जालोर 8, बाड़मेर 9, जोधपुर 10, जैसलमेर 11, बीकानेर 12। ठीक है, तो ये मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में विस्तृत है? ये मरुस्थल राजस्थान के 12 जिलों में विस्तृत है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और राष्ट्रीय कृषि आयोग राजस्थान के इन्हीं 12 जिलों को दर्जा देती है मरु जिले का। यानी कि ये 12 के 12 जो जिले हैं क्या कहलाते हैं? मरु जिले कहलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम संभाग खोजते हैं। देखो, संभाग बीकानेर संभाग, ठीक है, आगे बढ़े तो जोधपुर संभाग, ठीक है, और आगे चले तो अजमेर संभाग, और आगे चले तो हमें यहाँ पे जयपुर संभाग ये हमें मिला। तो बीकानेर संभाग के तो चारों जिले आ गए, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर।
जोधपुर संभाग के सिरोही को छोड़ दिया हमने। जोधपुर संभाग में सिरोही में राष्ट्रीय कृषि आयोग मरुस्थल का विस्तार नहीं मानता है। अजमेर में कौन कौन आ गए, नागौर आ गया। जयपुर में कौन कौन आ गए, झुंझुनू और सीकर आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो ऐसा होता है कि मरुस्थल पर विभिन्न शोध होते रहते हैं। ये जो वैज्ञानिक होते हैं ना, कभी भी ठाले नहीं बैठते हैं, है ना। तो ये नए नए शोध करते रहते हैं। तो मरुस्थल पर शोध किया, तो मरुस्थल पर शोध हुआ था, काफ़ी बार हुआ है। जैसे हमारा इसरो जो मृदा सैटेलाइट जारी करता है, मृदा मैप जारी करता है, या यूँ हम कह सकते हैं इसरो मृदा एटलस जारी करता है। सॉइल एटलस कह दो या मृदा एटलस कह दो, मृदा एटलस जारी करता है। तो हम पढ़ रहे क्या है कि 61.11% भूभाग पर मरुस्थल है। लेकिन इसरो द्वारा जारी मृदा एटलस के अंतर्गत ये रिपोर्ट सामने आई कि राजस्थान के करीब 67% भाग पर मरुस्थल का विस्तार हो गया है। किसके द्वारा जारी हुआ था ये? इसरो के द्वारा जारी, क्या जारी हुआ था? मृदा एटलस जारी हुआ था। ठीक है, ऐसे ही जून 2008 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में कार्टोसैट सैटेलाइट के माध्यम से मरुस्थल का विवरण किया गया। तो जब मरुस्थल की बात की गई तब उस कार्टोसैट के जो निष्कर्ष थे उस सर्वे के, उसमें भी यही बात सामने रखी उन्होंने कि राजस्थान के करीब 67% भाग पर किसका विस्तार हो गया है? मरुस्थल का विस्तार हो गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, तो अगर डायरेक्ट पूछे कि मरुस्थल का विस्तार कितना है, तब आपको आंसर देना है 61.11%। लेकिन अगर रेफरेंस देके पूछे, रेफरेंस जैसे सेकंड ग्रेड जीके में आया हुआ है, रेफरेंस देके पूछे कि इसरो द्वारा जारी मृदा एटलस के अंतर्गत राजस्थान में मरु का प्रसार कितना प्रतिशत बताया गया है, तब आप आंसर देंगे 67%। या पूछें कि जून 2008 कार्टोसैट सैटेलाइट के माध्यम से जो मरुस्थल का विवरण दिया गया उसमें कितने प्रतिशत मरुस्थल को विस्तार माना गया है, तो 67%। सिंपल पूछे कि कितना है, 61.11। इनका रेफरेंस देख के पूछे तो कितना बताना है, 67%। ओके, ये ध्यान रखना है। ये तो मरुस्थल के विस्तार की बात हो गई। अब मरुस्थल के विभाजन की बात करते हैं, फिर मरुस्थल की कुछ विशेषताओं को हम लेंगे। देखो, मरुस्थल के विभाजन की बात करते हैं हमारे राजस्थान में। मरुस्थल के विभाजन को अगर हम लेके चलते हैं तो मरुस्थल निर्माण प्रक्रिया के आधार पर और प्रकृति के आधार पर कुछ प्रारूप में या कुछ प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो हम सबसे पहले मरुस्थल की बात करते हैं कि मरुस्थल कहते किसे हैं और मरुस्थल के प्रकार कौन कौन से हैं हमारे राजस्थान में। मरुस्थल है ना, मरुस्थल को अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो सिंपल सा है, मरु डेड लैंड है ना, इंग्लिश में कहते हैं हम डेड लैंड, मृत स्थल। मरुस्थल मतलब कि मृत स्थल। कहने का अर्थ है कि ऐसा प्रदेश जो मर गया हो। मर गया किससे? उत्पादकता। ऐसा कोई भी प्रदेश जिसने अपनी उत्पादकता खो दी हो, अपनी उत्पादकता खत्म कर दी हो, उस प्रदेश को हम क्या कहेंगे? मरुस्थल कहेंगे। सिंपल एक बात, ठीक है, ये ध्यान रखना। सॉरी, मरुस्थल का अर्थ कभी भी नहीं होता कि आपको रेत दिखे। मरुस्थल का अर्थ कभी भी नहीं होता कि आपको बालू का स्तूप दिखे। मरुस्थल का अर्थ होता है डेड लैंड, मृत भूमि। ऐसे मृत भूमि जिसने अपनी उत्पादकता खो दी हो, उस उत्पादकता खोने वाले जो स्थल है उसी को हम क्या कहेंगे? मरुस्थल कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अब हम बात करते हैं इस मरुस्थल के प्रकार पर। तो सबसे पहले मरुस्थल के प्रकार में हम आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर होता है इर्ग, एक होता है रैग, एक होता है हमाद। इर्ग क्या होता है? संपूर्ण रेतीला मरुस्थल। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल, जहां तक आपकी नजर जाए, आपको सिर्फ क्या नजर आए? रेत का समंदर नजर आए, उसी को हम क्या कहते हैं? इर्ग।
कोई वनस्पति नहीं होगी, कोई जलाशय नहीं होगा, संपूर्ण रेत होगी। हवा से आपको रेत बहते हुए नदी की भांति बहते हुए नजर आएगी। बस इसी क्षेत्र को, इसी ऐसे ही प्रदेश को हम क्या कहते हैं, इर्ग कहते हैं। हम देखते हैं कि इर्ग हमारे राजस्थान में कहाँ है। तो इर्ग हमें देखने को मिलता है हमारे राजस्थान में रेड क्लिफ के सहारे सहारे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें मिलता है सम तहसील। सम एक ऐसा क्षेत्र है जो पूर्णतः वनस्पति रहित प्रदेश है। तो वनस्पति रहित प्रदेश सम तहसील एक बड़े इर्ग का उदाहरण है। रैग क्या होता है? रैग, रैग होता है दोस्तों मिश्रित मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल या पथरीला मरुस्थल या कंकड़ीला मरुस्थल। ऐसा समझो कि जैसे आप है ना चल रहे हैं और रास्ते में ग्रेवल बिछी हुई है, बजरी बिछी हुई है, बस इसी तरह का मरुस्थल जो होता है वो क्या कहलाता है? रैग कहलाता है। रैग का विस्तार हमारे राजस्थान में है। इर्ग तो हमने बात कर ली रेड क्लिफ के सहारे सहारे। रैग हमें मिलता है जैसलमेर के लोद्रवा, जैसलमेर के लोद्रवा से रामगढ़ तक। जैसलमेर के लोद्रवा से रामगढ़ तक हमें रैग का विस्तार मिलता है। इसके बाद बात आती है हमादा की। अब हमादा क्या है? हमादा होता है चट्टानी मरुस्थल। हमादा क्या है? चट्टानी मरुस्थल है हमादा। और हमादा वास्तव में क्या होता है? हमादा होता है अवसादी चट्टानों का जो क्षेत्र है। मतलब ऐसा है कि आप जिस एरिया में जाएं जहां हमादा हो, वहां पे आपको सिर्फ नग्न चट्टानें मिलेंगी, खुली नग्न चट्टानें, वनस्पति रहित चट्टानें, ठीक है। और ऐसी भूमि पर भी उत्पादन नहीं हो सकता है, इसलिए हम उसको हमादा यानी कि चट्टानी मरुस्थल कह देते हैं। अब चट्टानी मरुस्थल हमारे राजस्थान में मिलता है विशेषकर मोहनगढ़ से पोकरण। मोहनगढ़ से पोकरण तक हमें हमादा देखने को मिलता है। तो उत्पत्ति के आधार पर मरुस्थल के 3 प्रकार हो गए हैं, इर्ग, रैग और हमादा। मैंने आपको बता दिया है कि राजस्थान में इर्ग कहाँ मिलता है, रैग कहाँ मिलता है और हमादा कहाँ मिलता है। अब हम बात करते हैं मरुस्थल में प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर एक मरुस्थल हो सकता है शीत और एक मरुस्थल हो सकता है उष्ण, ठीक है। प्रकृति के आधार पर, जलवायु के आधार पर हम बात कर रहे हैं मरुस्थल की। प्रकृति, यहां पे प्रकृति नेचर है। नेचर का मतलब है कि उस व्यक्ति, जैसे हम बोलते हैं ना, उस व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, कि वो कैसा नजर आता है, ठीक है। तो प्रकृति, या हम इसी को डिवाइड कर सकते हैं जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर, तो जलवायु अथवा प्रकृति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्ण मरुस्थल और एक होता है शीत मरुस्थल। ये बताओ हमारे राजस्थान में कौन सा है, उष्ण है या शीत है? यदि हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में मरुस्थल कौन सा है, तो हमें मिलता है राजस्थान में उष्ण मरुस्थल। अब हम किसे उष्ण कहेंगे कि गर्मी अधिक पड़े तो उष्ण, सर्दी पड़े तो शीत, ठीक है। इसके लिए एक नियम भी है, कोपेन ने दिया था। कोपेन, कोपेन को आप जानते हो, जलवायु वेत्ता हैं जर्मनी के। कोपेन ने ये एक नियम दिया था उष्ण और शीत मरुस्थल का। एक बात याद रखना, यदि कोई भी मरुस्थल जिसका टेम्परेचर सदैव 18 डिग्री से अधिक रहता है तो हम उसको उष्ण कहते हैं। और ऐसा मरुस्थल जिसका टेम्परेचर सदैव, चाहे ग्रीष्मकाल हो चाहे शीतकाल हो, सदैव 18 डिग्री से कम रहता है, से कम और से अधिक। ये किसने बताया था? मैं नहीं बता रहा हूं, किसने बताया था? कोपेन। और कोपेन उष्ण मरुस्थल के लिए लिखता है BWH और शीत मरुस्थल के लिए लिखता है BWK। ये BWH BWK क्या है, ये हम राजस्थान की जलवायु में बात करेंगे। हमारे सिलेबस में राजस्थान की जलवायु भी है। ओके, तो हमारा जो मरुस्थल है वो कैसा हुआ? हमारा मरुस्थल हो गया उष्ण। राजस्थान का मरुस्थल कैसा है? उष्ण, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हम राजस्थान के मरुस्थल को स्थानीय आधार पर, या यूं कहो वर्षा के औसत के आधार पर फिर से डिवाइड कर सकते हैं। हम राजस्थान के मरुस्थल को वर्षा के औसत के आधार पर फिर से डिवाइड कर सकते हैं।
ये 50 सेमी, ये 25 सेमी, सिंपल है। और ये रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ से लेकर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक, रेड क्लिफ से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक का जो मरुस्थल है वो कहलाता है शुष्क, और 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक है वो कहलाता है अर्ध शुष्क। बस इतना सा ही है। अब मान लो क्वेश्चन आए कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार है, सामान्य से नजर आ रहा है कि मरुस्थल का विस्तार रेड क्लिफ से लेकर 50 सेंटीमीटर तक है, लेकिन अगर 50 सेंटीमीटर ऑप्शन में नहीं हो, 50 सेंटीमीटर ऑप्शन में नहीं हो, तो इसका जो निकटतम आंसर है वो हमें देना है 40 सेंटीमीटर। ये सेकंड ग्रेड जीके में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे थे कि राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का विस्तार है, तो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल कहाँ तक विस्तृत बताया गया था, उसमें रेड क्लिफ से लेकर 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक, रेड क्लिफ से 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक किसका विस्तार है, मरुस्थल का विस्तार है। अगर ऑप्शन में 50 सेमी नहीं हो तब, ये ध्यान रखना है, यदि ऑप्शन में 50 सेमी नहीं होता है तब हमारा आंसर देना है, हमें क्या देना है, हमें आंसर तब 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे बात करते हैं। ये तो मरुस्थल का हमने डिवाइडेशन कर लिया, मरुस्थल वर्षा के औसत पे डिवाइड किया। अब मरुस्थल को हम बालू का स्तूपों की उपस्थिति के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं। बालू का स्तूपों की उपस्थिति, ठीक है। देखो, बालू का स्तूपों की उपस्थिति के आधार पर दो ही प्रकार के हो सकते हैं। क्या, या तो होगा बालू का स्तूप युक्त या होगा बालू का स्तूप मुक्त। बस सिंपल है ना। तो बस दो ही प्रकार से हैं हमारे राजस्थान में, एक तो बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश है वो करीब 41.5% है। ठीक है, संपूर्ण मरुस्थल का है ये संपूर्ण मरुस्थल का। और बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप युक्त जो है वो शेष है, यानी 58.5 रह गया क्या, 58.5%। 58.5% एक ऐसा आवरण हो गया जो बालू का स्तूप युक्त है। ये आया हुआ है, क्या आया हुआ है, क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन कि संपूर्ण थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत आवरण बालू का स्तूप मुक्त है। अब हम मैप में जानते हैं कि बालू का स्तूप कहाँ नहीं है, तो बालू का स्तूप एक तो निश्चित रूप से हमें नहीं मिलते हैं पोकरण से लेकर फलोदी तक, पोकरण से फलोदी तक यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है। दूसरा, मोहनगढ़ से पोकरण जो हम्माद है ना, चट्टानी मरुस्थल, वहां पे भी बालू का स्तूप नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाड़मेर का चट्टानी प्रदेश, बाड़मेर में भी कुछ चट्टानी प्रदेश है, यहाँ पे भी बालू का स्तूप देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा जैसलमेर का अक्कल क्षेत्र भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे भी बालू का स्तूप देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि कहां पे बालू का स्तूप नहीं होते हैं। बालू का स्तूप, पहला बालू का स्तूप पोकरण से फलोदी तक नहीं है, मोहनगढ़ से पोकरण तक नहीं है, हम्माद है वहां पे, चट्टानी मरुस्थल है, नेचुरली रेत नहीं है वहां पे, कहीं से उड़कर रेत आती है तो छोटे छोटे बालू का स्तूप कुछ समय के लिए बनते हैं वहां पे, तो नेचुरली बालू का स्तूप वहां पे नहीं है। बाड़मेर के चट्टानी प्रदेश में बालू का स्तूप नहीं है और जैसलमेर के अक्कल क्षेत्र में बालू का स्तूप नहीं है। इन स्थानों को छोड़कर बाकी संपूर्ण थार मरुस्थल में आपको बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई मरुस्थल के विभाजन की। तो हमने मरुस्थल का डिवाइडेशन कर लिया है। अब मरुस्थल के डिवाइडेशन के बाद हम राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है उसकी कुछ विशेषताओं को पढ़ते हैं। उसके बाद हम इसका मरुस्थल का विवरण करेंगे अलग अलग, है ना। पहले ले लेंगे शुष्क को, फिर ले लेंगे अर्ध शुष्क को, राइट। तो हम मरुस्थल की बात करते हैं और मरुस्थल में सबसे पहले हम बात करने वाले थे मरुस्थल की विशेषताओं पर। तो सबसे पहली विशेषता उष्ण मरुस्थल है। दूसरी विशेषता दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। ठीक है,
ये ग्रेट पेलियो आर्कटिक, ग्रेट पेलियो आर्कटिक सहारा, ग्रेट पेलियो आर्कटिक सहारा का एक भाग है। क्या है ये? ग्रेट पेलियो आर्कटिक सहारा का एक भाग है। वास्तव में जो सहारा मरुस्थल है, उस सहारा मरुस्थल का ही नाम क्या है? ग्रेट पेलियो आर्कटिक सहारा। तो ये मरुस्थल वास्तव में ग्रेट पेलियो आर्कटिक सहारा का भाग है।